Hello everyone, continuing with the human excretory system part 2. In this video we will talk about structure of nephron. So nephron में mainly दो part होते हैं. First is glomerulus. ये glomerulus है which is a tuft of capillaries, जो कि कैपिलरीज का पूरा टफ्ट होता है या कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है. ठीक है. उसके अलावा सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रीनल टिब्यूल. ये जो पूरा टिब्यूल है ये पूरा रीनल टिब्यूल है. ओके. तो नेफ्रॉन में क्या दो पार्ट्स होते हैं. एक ग्लोमेरुलस होता है विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है. सेकेंड रीनल टिब्यूल. ओके. नाउ अब ये ग्लोमेरुलस कैसे फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कैपिलरी कैसे फॉर्म होती है. तो एक आर्टरी आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर टिश्यूज में, और टिश्यूज के लेवल पे क्या होता है कि वो आर्टरी फर्दर बहुत ही फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. ये जैसे फाइन ब्रांचेस में आर्टरी आई, फाइन ब्रांचेस में डिवाइड कर गई, तो इनको बोलते हैं कैपिलरीज. और यहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज से गैसेस का एक्सचेंज होता है. फिर गैसेस का एक्सचेंज जाता है तो टिश्यूज से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है. तो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है. ओके. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में जाता है, फिर वहां से वेन्स में जाता है. बट यहाँ पे किडनी में जो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी डिफरेंट है. यहाँ पे क्या होता है, कौन सी किडनी में कौन सी आर्टरी जाती है, रीनल आर्टरी जाती है. हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि किडनी में रीनल आर्टरी जाती है. पार्ट 1 में देखा था. अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखो. तो हमने देखा था कि किडनी में जो हाइलम वाला एरिया होता है वहाँ पे रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है. तो ये रीनल आर्टरी फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करती है और एक ब्रांच एंड में निकलती है, दैट इज अफरेंट आर्टिक्यूल. ये अफरेंट आर्टिक्यूल आती है. ये अफरेंट आर्टिक्यूल ही ग्लोमेरुलर कैपिलरी का फॉर्मेशन करती है. फिर हर एक कैपिलरी से ले जाने वाला ब्लड, जो ले जाने वाली ब्लड वेसल होती है, वो वेन्यूल्स होते हैं, वो वेन्स होते हैं. बट यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड ले जाती है, एक आर्टेरियोल ही ब्लड ले जाती है. सो दिस इज अ यूनिकनेस कि अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तक और वहां से ले जाती है इफरेंट आर्टेरियोल. ओके. अब क्या होता है कि कई बच्चे अफरेंट और इफरेंट टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अफरेंट मतलब होता है कैरिंग टूवर्ड्स, किसी चीज के पास ले जाना. इफरेंट मतलब होता है कि दूर ले जाना. ठीक है. तो जो अफरेंट आर्टेरियोल होती है वो ग्लोमेरुलस के पास लेकर आ रही है और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जा रही है. उसी तरह जो नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स में भी ऐसे होता है, अफरेंट नर्व्स होती हैं. अफरेंट नर्व जो ब्रेन के पास इम्पल्स लेके जाती हैं, सेंसरी इम्पल्स लेके जाती हैं. और इफरेंट वो होती हैं जो कि ब्रेन से दूर ऑर्गन्स तक लेकर आती हैं. ठीक है. तो जो ग्लोमेरुलस के टुवर्ड्स जो ग्लोमेरुलस जा रही है, द आर्टेरियोल विच इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस इज अफरेंट आर्टेरियोल, एंड द आर्टेरियोल दैट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज इफरेंट आर्टेरियोल. ओके. अब क्या होता है, अब ये इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर आगे जाती है और वो जो है, जो भी रीनल टिब्यूल होता है, पूरा रीनल टिब्यूल के आसपास पेरीटिबुलर कैपिलरीज बना लेती है. तो ये और एक और यूनिकनेस इसमें ये है कि कोई भी कैपिलरी बेड होता है, जैसे कोई भी आर्टरी आती है वो डिवाइड करती है. ये हमने डायग्राम देखा था. कोई भी आर्टरी आती है वो डिवाइड करके कैपिलरी बनाती है, फिर वहां से वेन बनती है. तो इसको पूरा वो कैपिलरी बेड कहते हैं. तो किसी भी टिश्यू में हमेशा एक कैपिलरी बेड होता है. बट ये जो किडनी में दो कैपिलरी बेड होते हैं. पहले अफरेंट आर्टेरियोल आके ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनाता है, फिर वहां से एक और आर्टेरियोल इफरेंट आर्टेरियोल बेड ले जाता है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर पेरीटिबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है. इनको पेरीटिबुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टिब्यूल क्या है, जो रीनल टिब्यूल है उसके आसपास है. पेरी मतलब होता है आसपास. ठीक है. पेरी मतलब आसपास, और ये रीनल टिब्यूल के आसपास है, इसलिए इन्हें पेरीटिबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं. ओके. तो ये दो यूनिक फीचर्स हो गए नेफ्रॉन में, कि एक तो ये कि कैपिलरी से ब्लड अवे ले जाने वाला हमेशा वेन्स होती है, बट यहाँ पे आर्टेरियोल ले जा रहा है. सेकेंड कि टिश्यूज में जनरली एक कैपिलरी बेड होता है, एक आर्टेरियोल होती है, फिर वो डिवाइड होती है कैपिलरीज में, फिर वहां से वेन्यूल्स फिर वो यूनाइट होकर वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आर्टेरियोल पहले कैपिलरीज बना रही है, फिर वो कैपिलरी से फिर से आर्टेरियोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो आर्टेरियोल फिर से डिवाइड होकर पेरीटिबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रही है. ओके. ऑल क्लियर. अब हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं.
कि ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, फिर यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ये यूनाइट होकर, ये कैपिलरीज यूनाइट होकर इफरेंट आर्टेरियोल बना रही है। फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड हो रही है और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना रही है, और ये कैपिलरीज यूनाइट होकर फिर से अब ये वेन बना रही है, जैसे जनरली टिश्यूज में होता है, अब वैसा यहाँ पे हो रहा है कि ये कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन बना रही है। हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। हमने ग्लोमेरुलस का पूरा डिस्कशन कर लिया कि कैसे फॉर्म होता है, फिर आगे उसका फेट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है यहाँ से शुरू होता है। ये रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसको बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, ये कप शेप्ड होता है और ये पूरे ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इंक्लोज करके रखता है, ठीक है। अब देखो पूरे ग्लोमेरुलस को इसने अपने अंदर कवर करके रखा है, दैट इज बॉमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल जैसा है, कप शेप्ड है, तो इसलिए इसको बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। फिर फर्दर ये ट्यूब्यूल आगे क्या होता है, आगे जाके ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, ठीक है। ये तो कॉन्वोल्यूटेड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काफी फोल्डेड है। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है फोल्ड्स, तो ये काफी फोल्डेड है इसलिए इसको कॉन्वोल्यूटेड कह रहे हैं, ठीक है। शुरू में फोल्डेड है काफी, इसलिए इसको कॉन्वोल्यूटेड कह रहे हैं। और प्रॉक्सिमल मतलब होता है कि जहाँ से हम चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स दैट ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, तो प्रॉक्सिमल वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो है हमें पता है कि जो भी ब्लड वगैरह फिल्टर होकर आएगा वो इधर से ही आएगा, तो इधर से ही ओरिजिन है, इधर ही ओरिजिन है। तो इधर जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर हम फर्दर आगे जाते हैं तो ये एक पूरा से एक लूप सा बन जाता है, जैसे वो हेयर पिन होती है ना, जिसको कांटा बोलते हैं बाल में लगाने वाली, तो वो ऐसी लूप जैसा होता है, तो इसलिए इसको हेनले लूप कहते हैं। ये हेयर पिन शेप लूप होता है जो रीनल ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेनले लूप, ठीक है। अब ये हेनले लूप क्या होता है, अब आप देखो जो ब्लड फिल्टर होकर आएगा, फिल्ट्रेट जो आएगा रीनल ट्यूब्यूल में वो इधर आता है, ठीक है। वो फिल्ट्रेट जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो इस ट्यूब्यूल के इस पार्ट में वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो फिल्ट्रेट आएगा वो ऐसे डिस्टेंड करता हुआ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बेंट होगा, फिर यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, तो इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा लिम्ब डिसेंडिंग है, कौन सा लिम्ब असेंडिंग है। जिसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ डिसेंड करता है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, और जिस लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ असेंड करता है दैट इज असेंडिंग लिम्ब, ओके। उसके बाद फिर से ये एक कॉन्वोल्यूशंस बन जाते हैं, फोल्ड बन जाते हैं, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाता है। बट ये जो ट्यूब्यूल है ये डिस्टल है, दूर है, जो हमारा ओरिजिन था उससे ये दूर है, ठीक है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये उससे दूर है, तो उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम समझ गए कि उनको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं। प्रॉक्सिमल जो कि ओरिजिन से जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से पास है, इसलिए उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वहाँ से दूर है, इसलिए जहाँ से हम ओरिजिन कर रहे हैं, जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से दूर है, इसलिए इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ओके। और कॉन्वोल्यूशन मतलब फोल्ड होता है, और ये वाले ट्यूब्यूल्स हाईली फोल्डेड हैं, इसलिए इनको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, हेनले लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है और फिल्ट्रेट जिधर से ऊपर की तरफ जाता है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। जिस लिम्ब में फिल्ट्रेट असेंड करता है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, जिस लिम्ब में फिल्ट्रेट डिसेंड करता है उसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और कई सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कई सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इन बिगर डक्ट्स में खुलते हैं, एंड दीज बिगर डक्ट्स आर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये हमने पूरा नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर देख लिया, ओके। अब दो टाइप की नेफ्रॉन्स होती हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो ये हमने एक डायग्राम, अब देखो इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है आपको, ये मैंने अपनी फिजियोलॉजी की बुक से लिया है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में लाइन तो लिखी हुई है बट समझाया नहीं गया है डायग्राम के थ्रू, तो ये मैंने एनसीईआरटी की लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम यूज किया है। तो पहले हम देखते हैं, ये आप पहले समझ लो कि ये जो है ये पिरामिड शेप्ड है, ठीक है। तो ये पिरामिड है, तो पिरामिड है तो ये पूरा मेड्यूला में होगा, तो ये वाला जोन पूरा मेड्यूला हो गया, और इसके बाहर वाला पार्ट ये कॉर्टेक्स हमने दिखाया है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कॉर्टेक्स और मेड्यूला का। किडनी में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि
किडनी को के कट सेक्शन को हम देखें तो उसमें बाहर वाला जो जोन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर वाला जोन होता है उसको मेडुला कहते हैं। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। तो हमने देख लिया। तो दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स की बाहर वाले हिस्से में होता है। देखो कॉर्टेक्स तो किडनी के बाहर वाले हिस्से में होता है, आउटर पार्ट में होता है, बट कॉर्टेक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आउटर पार्ट जो कि मेडुला से दूर है, एक इनर पार्ट जो कि मेडुला के पास है। तो कॉर्टेक्स का जो आउटर पार्ट होता है, जो मेडुला से दूर होता है, तो वो आउटर पार्ट हो गया। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट में होता है, ठीक है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में होता है, इनर वाले हिस्से में होता है। यानी कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस होता है वो मेडुला के थोड़ा पास होता है, ठीक है। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस होता है वो मेडुला से थोड़ा ज्यादा दूर होता है और कॉर्टेक्स के आउटर वाले पार्ट में होता है, ठीक है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला में बस हल्का सा डिप करता है। आप डायग्राम में देखो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में हल्का सा बस डिप कर रहा है, और वही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो पूरा मेडुला में नीचे तक एकदम जा रहा है, डीप तक जा रहा है, ठीक है। और एक और डिफरेंस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, हमने पढ़ा था कि जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं वो जो है फर्दर फिर डिवाइड होके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। आप डायग्राम देख लो, डिफरेंट आर्टेरियोल जो होते हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं उनमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। बट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और ये जो हेनले लूप होता है उसी के अलोंग रन करने लग जाती हैं और वो हेनले लूप की तरह ही यू शेप्ड लूप बना लेती हैं, कैपिलरीज का एक लूप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं उनमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होके वो वासा रेक्टा का फॉर्म कर लेती हैं। हेनले लूप के अलोंग ये कैपिलरीज होती हैं, वासा रेक्टा जो होती है वो हेनले लूप के अलोंग पूरा रन करती है, ठीक है। हेनले लूप की तरह एक पूरा यू शेप लूप फॉर्म कर लेती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई एम टीचिंग, तो मैं आई विल आंसर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।